जी व्यूवर्स, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है यूनिट 6 द कायद्स, विजन एंड पाकिस्तान। तो ये जिस लिहाज से आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, ये आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि आपके आने वाले वक्त में ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा क्लास 9 की इंग्लिश में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिस्कस द पेज नंबर 65 ग्लॉसरी। एप्टीट्यूड रुझान को कहते हैं। तो रुझान नेचुरल एबिलिटी को कहा जाता है, कुदरती काबिलियत। फंडामेंटल, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे इसको बुनियादी भी कहा जाता है और मुनहसर भी कहा जाता है, लेकिन अक्सर इसके मायने जो हैं वो बुनियादी कहलाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अहम। इनॉर्मिटी, काम के ज़्यादा होने को चैप्टर के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर चैलेंजिंग लिखा हुआ है। ओवरवेलम, मगलूब हो जाना या गुस्सा आ जाना। तो अफेक्टेड डीपली, मतलब गहराई से असर होना। पाइवट कहते हैं मरकज को, सेंट्रल पॉइंट। बोर्ड के सिनोनिम्स का ये हिस्सा था 2022 के पेपर में। पाइवट, सेंट्रल पॉइंट, मरकज, दरमियाना, मरकज, न्यूमरस, मैनी, बहुत ज़्यादा, स्टर्लिंग, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब खालिस मादे को कहते हैं चैप्टर की। अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें तो ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी मतलब ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी मतलब अव्वलीन या आला तरीन खूबी। ठीक है जी, ये थी। अगर हम यूनिट 6 कायद्स, विजन एंड पाकिस्तान, पेज नंबर 66 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है जी वोकैबुलरी। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो वर्ड मीनिंग्स और वर्ड सिनोनिम्स और ग्लॉसरी से बहुत आगे है। जितने ज़्यादा आपको मीनिंग्स, जितने ज़्यादा आपको सिनोनिम्स पता चलेंगे, उतनी ही बच्चे की या स्टूडेंट की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। तो एक्सरसाइज ए की बात करते हैं। तो इन सर्कल द ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स दैट रिलेट्स टू द टेक्स्ट। आपने जो है ये जो आपको जुमलों में दिए गए हैं उन वर्ड्स को आपने देखते हुए लगाना है जो आपके टेक्स्ट के मुताबिक है। मीनिंग्स आपको पता होंगे और टेक्स्ट के मुताबिक आपने इनकी ऑप्शंस को लगा देना है। वी आर अ नेशन ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान। हम एक कौम हैं, आप रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान के बनने से, पाकिस्तान के वजूद आने से पहले 3 साल पहले अफर्म्ड ऐलान कर दिया था। तो इसकी ऑप्शन है जी सेड एम्फेटिकली। तो सेड एम्फेटिकली इसकी ऑप्शन हमारे सामने जो है मौजूद है। तो अगर आपको जो है दूसरी ऑप्शंस नजर आ रही हो तो टोल्ड और ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब होता है मुदाखलत करना, टोल्ड का मतलब होता है बताना। तो ये बिल्कुल भी इसकी ऑप्शंस नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें द कायद वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ। कायद आजम एक मजबूत ईमान और अकीदा वाले शख्स थे। तो पावरफुल फेथ, वेवरिंग फेथ, फर्म फेथ। मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग को अगर हम देखें तो हमारे लिए ये फर्म फेथ होना चाहिए, मजबूत अकीदे वाले, ताकतवर अकीदे वाले, वेवरिंग फेथ। ठीक है जी, लड़खड़ाते अकीदे वाले। तो यहां पर इसकी ऑप्शन फर्म फेथ और पावरफुल फेथ दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन अभी हमने फर्म फेथ लगाया है। कीप अप योर मोराल, कीप अप योर मोराल, अपने जो है हौसले को बुलंद रखो। तो यहां पर हौसला सेल्फ एस्टीम को कहा जा रहा है, वॉइस और वेल्थ को नहीं। वेल्थ जायदाद, दौलत होती है। डू नॉट बी ओवरवेलम्ड, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ। आपको मौत से डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्केयर्ड, अटेंडेड टू, स्क्वेयर्ड अप, ये इसकी ऑप्शंस नहीं है। तो लास्ट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस शो होगी। तो वी शुड फेस इट, हमें इट मतलब मौत का, इसको बहादुरी से सामना करना चाहिए, ब्रेवली। क्यों जी? टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम।
पाकिस्तान और इस्लाम की इज्जत को बचाने के लिए हमें इसका बहादुरी से सामना करना चाहिए। तो सामना करना चाहिए तो कॉप विद, रिपेयर और करेक्ट नहीं होगा। सो लेट्स डिस्कस पेज नंबर 66, वोकैबुलरी बी एक्सरसाइज। कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने थिसॉरस को कंसल्ट करना है और जितने भी आपके ये मायनी हैं इनको आपने देखना है। जैसे मोराल है, वोयज, एम्बिशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिटी, डिस्टिंक्टिव, इमर्जेंस, स्ट्रगल, न्यूमरस, स्ट्रॉन्ग, आइडियोलॉजी। सो द फर्स्ट वर्ड वॉज मोराल। मोराल कहते हैं मेंटल एटीट्यूड को, जो आपका दिमागी रवैया होता है, जैसे कि इखलाक। वोएज जो होता है उसको जर्नी कहते हैं, जर्नी मतलब सफर। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को अखज करना, निकालना, समराइज करना। नोमेनक्लेचर कहते हैं नेमिंग सिस्टम को, लाइक आपने नाम रखने के असूल जिसको कहते हैं। मॉडरेट कहते हैं टेम्परेट को, टेम्परेट का मतलब होता है दरमियाना, मतलब आपका बैलेंस। उसके बाद लिखा हुआ है जी डाइवर्टेड, डिस्ट्रैक्टेड मतलब किसी चीज से आपको दूर करना, डाइवर्ट करना। डिसइंटीग्रेशन, ब्रेकअप, किसी चीज का तोड़ना। कैजुअल, एक्सीडेंटल को कहते हैं, हादसन को कहते हैं। अनशेकेबल, जिस चीज को आप हिला नहीं सकते। फर्म, रैंक्स, लाइंस को कहते हैं, लाइंस। आइडियोलॉजी आपका तसव्वुर होता है, नजरिया होता है आपका। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज बी ऑफ पेज नंबर 66. So the other exercise, which is exercise C, write the antonyms of the following words. ये जितने भी words लिखे हुए हैं आपने इनके antonyms लिखने हैं। जैसे कि confidence है तो इसका antonym जो है वो बन सकता है distrust। इसका honor है जैसे कि आपका इसका बन सकता है dishonor। belief जो है उसको आप disbelief कह सकते हैं। separate मतलब joint, unity मतलब disunity, political मतलब non-political. So as you can see that it is on your screen. I have just told that orally. अब आप देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कॉन्फिडेंस, डिस्ट्रस्ट, ऑनर, डिसऑनर, बिलीव, डिसबिलीव, सेपरेट, ज्वाइन। मतलब किसी चीज़ का हौसला करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी से हौसला नहीं रखेंगे, यकीन नहीं करेंगे। और अगर इज्जत है तो बेइज्जती होगा उसका ऑपोजिट। बिलीव यकीन है, यकीन नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई इलायदा है तो उसका ज्वाइंट होगा। अगर कोई यूनिटी के साथ काम ले रहा है तो वो डिसयूनिटी उसका ऑपोजिट होगा। पॉलिटिकल है, सियासतदान है तो गैर सियासी होगा, मतलब नॉन पॉलिटिकल होगा। सो वी हैव एक्सरसाइज सी डी जो है एक्सरसाइज डी के अंदर लिखा हुआ यूज द फॉलोइंग ईडियम्स इन सेंटेंसेस। आपने मुख्तलिफ ईडियम्स देखे होंगे। अब एक्चुअली ईडियम्स होते क्या हैं, बच्चों को अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि ये वर्ड ईडियम क्या चीज़ है। जितनी भी आपकी ज़रबुल मिसल है, जो भी बड़े कह गए हैं वो सब के सब ईडियम्स में आते हैं, ठीक है जी। जैसे बिट्स एंड पीसेस, टुकड़े टुकड़े, मैन इन द स्ट्रीट, आम इंसान, रेजिंग स्पिरिट, जज्बों को उभारना, पास थ्रू, गुजर कर जाना, फॉल और प्रे, शिकार होना। So these are the sentences of your idioms. जैसे first आपका bit and pieces लिखा हुआ है, टुकड़े टुकड़े। These days the Muslims are divided into bit and pieces. इन दिनों अगर आप देखें तो मुसलमान जो हैं वो बेचारे टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम हो चुके हैं। मैन इन द स्ट्रीट, आजकल जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनको सोशल इश्यूज़ के बारे में पता ही नहीं है। नाउ डेज मैन इन द स्ट्रीट इज़ ऑल्सो अवेयर ऑफ, मतलब पता है, आगाह है। सॉरी मैंने कहा पता नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो सोशल समाजी मसाइल के बारे में आगाह हैं। जो आम आदमी है उन लोगों को भी ये पता है। तो अगर आप रेजिंग स्पिरिट देखें तो जज्बे को उभारने को कहते हैं। वी शुड कीप रेजिंग स्पिरिट ऑफ आवर नेशन। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी कौम के जज्बे को उभारता रखना चाहिए। पास थ्रू किसे कहते हैं जी, किसी चीज को गुजर जाने को कहते हैं, गुजरना। असलम ऑलवेज पास थ्रू डिफिकल्टीज ड्यूरिंग एग्जाम्स। असलम को हमेशा इम्तिहानात से, मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। मतलब जब भी इम्तिहान आते हैं असलम परेशान होकर बैठ जाता है, ठीक है। उसकी जगह आप नवीद, शफीक कुछ भी लिख सकते हैं। सो योर लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस ईडियम एंड पेज नंबर 66 का आखिरी वर्ड और आखिरी जुमला, फॉल अ प्रे मतलब शिकार होना। नवीद फॉल अ प्रे टू अ डेंजरस डिजीज। नवीद जो है वो शिकार हो गया है। फॉल अ प्रे शिकार हो गया है, शिकार होना, एक बहुत खतरनाक बीमारी का शिकार हो गया है। So page 67,
What is denotation? अब denotation होती क्या है? Denotation कहते हैं a literal or dictionary meanings of words. अब लिटरल और डिक्शनरी मीनिंग का क्या मतलब होता है? मतलब किसी भी आम मायनी जो आपको डिक्शनरी से मिल जाए उसको डी नोटेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल द वर्ड स्नेक इन अ डिक्शनरी विल हैव द डिनोटेड नोटेटिव मीनिंग स्केली एंड लेगलेस. अब अगर आप इसका आम मतलब देखें तो ये एक सांप है, लेकिन अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे तो इसको कहेंगे जिसके स्केल्स होते हैं. जैसे आप देखते होंगे फिश के स्केल्स उतारे जाते हैं, इसी तरह स्नेक के भी स्केल्स होते हैं. और लेगलेस मतलब टांगे नहीं है इसकी, तो ये इसका डिक्शनरी मीनिंग है. द डिनोटेशन देयरफॉर रेफर्स टू द मोस्ट बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग. तो इसका मतलब हमें अब क्लियर हो गया कि डिनोटेशन क्या होता है. किसी भी बेसिक मतलब को या स्पेसिफिक मतलब को पता रखना या पता होना, उस वर्ड के स्पेसिफिक मतलब का पता होना डिनोटेशन होता है. अब कैनोटेशन क्या होता है? अक्सर बच्चों को ऑब्जेक्टिव के अंदर इश्यूज आ रहे होते हैं, जी कैनोटेशन का पता ही नहीं था इसलिए हम ऑब्जेक्टिव छोड़ आए. तो कैनोटेशन कहते हैं कि ऑन द अदर हैंड, मतलब डी नोटेशन का तो आपको बता दिया कि बेसिक और स्पेसिफिक मीनिंग को कहते हैं. अब कैनोटेशन दूसरी तरफ है जी, रेफर्स टू द आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय द एसोसिएटेड विद द वर्ड. ठीक है, जो भी वर्ड के साथ उसका आइडिया सजेस्ट किया जाता है उसको कैनोटेशन कहते हैं. कैनोटेटिव मीनिंग्स ऑफ द वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डिनोटेटिव meanings. The connotations for the word snake could include evil or danger. तो इसके अंदर अगर आप एक वर्ड को सजेस्ट करें और कैनोटेशन के मजीद मीनिंग्स को बताएं तो ये हमारे लिए बुरा भी है और खतरनाक भी है. अच्छा, एक में तारीफ हो रही है, ठीक है, और एक में बताया जा रहा है कि वो कितना खतरनाक है. इट हैज द कैनोटेशन ऑफ समवन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड. ये कैनोटेशन इसकी क्या बनती है कि आप इस पर यकीन नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डेंजरस है, इविल है. कैनोटेशंस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. कैनोटेशन पॉजिटिव भी हो सकती हैं, मनफी भी हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर वर्ड थिन का मतलब अगर आप देखें तो स्मार्ट भी हो सकता है और स्किनी भी हो सकता है, कि वो पतला है, उसकी जल्द पतली है और वो स्मार्ट है, मतलब दिखने में बहुत प्यारा लगता है. एक्सरसाइज ई, पेज नंबर 67. फॉर each of the words given in the column give one similar meaning denotation and one negative and positive connotation. तो ये जो आपकी एक्सरसाइज मौजूद है ये पेज 67 पर मौजूद है यूनिट 6 की. तो अगर आप देख सकते हैं तो वर्ड फैट है, डिनोटेटिव मीनिंग ओवरवेट है, पॉजिटिव कैनोटेशन प्लम्प है और नेगेटिव कैनोटेशन ओबीज है. नोटेरियस, डिफेम्ड, फेमस, इग्नोमिनस, spinster, maiden, virgin, old unmarried woman. Stern, swear, unbored, harsh. Proud, haughty, self-respecting, arrogant. Shrewd, wise, intelligent, cunning. Economical, practical, money-saving, stringy. Shrewd, wise, intelligent, cunning, economical, practical, money-saving, stringy. Fail, be unsuccessful, always disappoint. So let's talk about page number 68. Dictionary skills. मैंने बच्चों को बहुत मरतबा बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि how to just go for the dictionary, how to just इमेजिन इट और हाउ टू जस्ट टेक एन आइडिया कि यार ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या इसका तरीका है, किस तरह इसको देख सकते हैं. एज यू कैन सी दैट अनबाउंड लिखा हुआ है. तो सबसे पहले तो अनबाउंड आपको बताएंगे कि अनबाउंड एक वर्ड है जिसको अनरैप भी कह सकते हैं. इसकी प्रोनाउंसिएशन सामने लिखी होगी एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, और उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा अनरिटन. ठीक है, तो अनरिटन क्या चीज है, वो इसका मायनी है. ठीक है, मतलब आपके ये सारे के सारे वर्ड्स हैं और इनके आगे इनके मीनिंग्स लिखे होते हैं. जैसे कि अनरैप का मतलब होता है टू टेक ऑफ द पेपर, ठीक है, एक्सेट्रा. द कवर्स और प्रोटेक्ट्स समथिंग, STH सिथ का मतलब होता है समथिंग. डोंट अनरैप टूअर प्रेजेंट अंटिल योर बर्थडे. आपको कोई जरूरत नहीं है पेपर उतारने की
जब तक आपका सालगिरह जो आपको गिफ्ट दे के गया है वो जाने, मतलब ईच एंड एवरीथिंग डिक्शनरी स्किल्स के अंदर आप सीख सकते हैं कि आपको करना क्या है। ये जो ओपीपी लिखा हुआ है ये बेसिकली इसका ऑपोजिट है, ओपीपी को कहते हैं ऑपोजिट। तो अनरैप या अनबाउंड का मतलब होता है रैप अप, तो अनरैप का तो रैप अप होगा और अनबाउंड का होगा अनविंड। अनरिटन क्या चीज होती है? जो लॉ और एग्रीमेंट को ना मानती हो, एवरीवन नोज अबाउट एंड एक्सेप्ट्स इवन दो इट हैज नॉट बीन मेड ऑफिशियल। ठीक है जी। एन अनरिटन अंडरस्टैंडिंग दैट नोबडी लीव्स बिफोर 5 o'clock of a book etc not yet written, the photographs were not to be included in his as yet unwritten autobiography। मतलब आपका अगर ना लिखी हुई चीज़ है वो ऑफिशियली एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको लिखवानी पड़ेगी और आपको फिर समझ में आएगी कि है क्या क्या लिखा हुआ है। सो दिस वाज जस्ट आई जस्ट गिविंग ब्रीफिंग कि ये डिक्शनरी स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए, आपको पता हो कि ये क्या चीज़ें होती हैं। आपके पेज पे हर चीज़ मेंशन है, आपको बताई जा रही है। जैसे यहाँ पे अनयील्ड लिखा हुआ है तो उन्होंने कहा जी ये एडीजे है, तो एडीजी को एडजेक्टिव लिखा होता है, ये यहाँ पर शो हो रहा है कि ये एडजेक्टिव है। ये SYN है, SYN को कहते हैं, ये इसका सिनोनिम है। ये लिखा हुआ है जी ANJI, ये बेसिकली प्रोनाउंसिएशन होती है, ये हमने पिछले तीसरे या चौथे चैप्टर की एक्सरसाइज में भी किया था। उसके बाद ये PP लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ये पास्ट पार्टिसिपल है, PP। I have told you what is past participle, that is the third form of verb। ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है जी SYN, मैंने अभी बताया सिनोनिम को कहते हैं, OPP मैंने अभी बताया ऑपोजिट को कहते हैं, और ADJ एडजेक्टिव। तो ये डिक्शनरी स्किल्स हैं। अगर आपको ये वर्ड्स लिखे हुए आते हैं, आपको पता हो ये शॉर्ट फॉर्म की इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे प्रेप लिखा हुआ है, PREP, इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। ये IDM लिखा हुआ है, IDM, तो इसे EDM कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होती हैं। दीज आर सम डिक्शनरी स्किल्स विच द स्टूडेंट शुड नो के ये होते क्या हैं। So let's talk about the page 69, grammar portion. It is very important to know about some grammar। अगर आपको ग्रामर पता हो थोड़ी सी भी तो आप किसी काबिल हो जाते हैं, मतलब इंग्लिश में आप काबिल हो सकते हैं। सबसे आसान तरीका इंग्लिश को बोलने का है कि आप इंग्लिश अपने मुंह से बोलेंगे। अगर आपने इंग्लिश बोलना सीख ली है, आपके लिए पढ़ना मुश्किल नहीं है। सो जस्ट ट्राई टू इंडल्ज इन द ग्रामर, जस्ट इंप्रूव योर इंग्लिश वाइल टॉकिंग विद ईच अनदर। अगर आप जितना एक दूसरे से बात करेंगे इंग्लिश में, जितना ज़्यादा लिखेंगे, जितना ज़्यादा ग्रामर को जानेंगे, आपको बहुत ज़्यादा टिप्स मिल सकती हैं। यू विल बी अ वेरी हाई फाई इंग्लिश, यू कैन जस्ट स्पीक इन वेरी हाई फाई, आप बड़ी हाई फाई पर्सनैलिटी हो जाएंगी। तो लेट्स डिस्कस ग्रामर। एडवर्ब्स की अगर आप बात करें, एडवर्ब्स क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, अ वर्ड दैट ऐड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब, एक ऐसा अल्फाज जो वर्ब के अंदर इंफॉर्मेशन को बढ़ाए, एडवर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बहुत सी एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो सामने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि वर्ब, एडजेक्टिव और एक और एडवर्ब की मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करने को एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब यूजुअली कम इन द फॉलोइंग पोजीशंस इन अ सेंटेंस। मुख्तलिफ इकसाम में आता है ये। अगर आपको किसी ने रटा लगवाया हुआ है कि जी एल वाई ली एक एडवर्ब है, तो गलत है। एल वाई ली नहीं सिर्फ एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब क्या होते हैं? आपके वर्ब के अंदर इजाफे को कहते हैं। जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही होती है उसके अंदर वर्ड के इजाफे को एडवर्ब कहते हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है शी वॉज सिंगिंग ब्यूटिफुली, ये मैनर वाला एडवर्ब है। वो गाना गा तो रही थी लेकिन खूबसूरती से गा रही थी। काम क्या कर रही है जी? वो गाना गा रही है। तो गाना कैसे गा रही है? खूबसूरती से गा रही है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ मैनर है। किसी भी वर्ब के अंदर इंफॉर्मेशन के इजाफे को क्या कहेंगे? एडवर्ब। एट अ कंसर्ट, अच्छा वो गा तो रही है, खूबसूरती से गा रही है, लेकिन कहां गा रही है, किस जगह पे गा रही है? कंसर्ट पे, तो इसलिए वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा वो बहुत खूबसूरती से गा रही थी, एट अ कंसर्ट गा रही थी, लेकिन कब गाया था, किस वक्त गाया था? लास्ट संडे। तो मेरी आप बात समझ रहे होंगे, यहां पर एल वाई ली वाला कोई केस नहीं है। आपने एडवर्ब की प्रॉपर डेफिनेशन को समझना है, फिर आपको पता चलेगा कि एडवर्ब एक्चुअली है क्या। चलें एक जुमला डिस्कस करते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया एन ओल्ड मैन ड्राइविंग।
ठीक है जी, ड्राइविंग अ कार, एक और वर्ड हम लिख देते हैं, एन ओल्ड मैन ड्राइविंग अ कार। मतलब कार एक ऑब्जेक्ट है, एक इनडेफिनेट जो है डेफिनेट आर्टिकल है, एन ओल्ड मैन एक सब्जेक्ट है, ड्राइविंग क्या है? ड्राइविंग वर्ब है। कोई काम, दुनिया में कोई भी काम हो रहा हो उसको आप क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अच्छा, अब एक बूढ़ा आदमी गाड़ी चला रहा है, तो जो काम हो रहा होता है, जो एक्शन हो रहा होता है, उसको आप वर्ब कहते हैं। सो यू कैन सी दैट आई हैव रिटन स्लोली। एक बूढ़ा आदमी एक गाड़ी को चला तो रहा है, लेकिन कैसे? आहिस्ता से चला रहा है। तो अब मैंने लिख दिया सो फास्ट। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। एल वाई ली जो है वही सिर्फ एडवर्ब नहीं होते, किसी वर्ब के अंदर एक ऐसे वर्ड का इजाफा करना जो इसी की तारीफ में बढ़ा रहा हो, इसकी तारीफ को ऐड ऑन कर रहा हो। वर्ब के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हो रही है कि वो गाड़ी चला तो रहा है लेकिन बहुत तेज चला रहा है। सो इट इज नॉट टिल एल वाई ली। आप कभी भी एडवर्ब को एल वाई ली नहीं कह सकते। आपने हमेशा ये कहना है कि वर्ब के अंदर इंफॉर्मेशन के इजाफे को एडवर्ब कहते हैं। सो आई होप आप क्लियर हो गए हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आई है तो हम आपको एक लिंक देंगे, आप उस लिंक पे ज़रूर क्लिक करें और आपको मज़ीद एडवर्ब के बारे में पता चलेगा। इन्फिनिटिव्स बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, गौर से देखिएगा, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगी। यू आर फ्री टू गो टू योर मसाजिद्स, ठीक है, यहाँ पे मॉस्क्स लिखा हुआ है तो आप उसको मसाजिद्स भी कह सकते हैं। तो अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू का इस्तेमाल हो तो वो इन्फिनिटिव्स होते हैं। ही मेड पीपल वर्क, यहां पर तो टू है ही नहीं है, तो अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हो और टू ना लिखा हो तब भी वो इन्फिनिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड हैव नो सब्जेक्ट, इनका कोई सब्जेक्ट नहीं है। वी से दैट टू गो इज इन्फिनिटिव ऑफ द वर्ब, ये जो वर्ब है उसका ये इन्फिनिटिव है। समटाइम्स टू is used as an example or sometimes infinitive without to। अगर to है तब भी ये यूज हो सकता है, to के साथ भी infinitive, और to के बगैर भी हो सकता है infinitive यूज। इस पूरी लाइन में उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। चलें अब बात करते हैं gerund की। अब gerund में और आपकी form of verb में क्या फर्क है? मतलब form of verb अभी हमने पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखी हो तो मैंने ड्राइविंग लिखा था, तो ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ड्राइविंग बेसिकली क्या है? अब अगर आप ड्राइविंग की बात करें तो ड्राइविंग की बात करें तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, पेंटिंग की बात करें तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। तो ये क्या है? ये जेरंड है। आ जेरंड इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच एंड्स इन आईएनजी एंड हैज द फंक्शन ऑफ अ नाउन। मैं मानता हूं वर्ब जो है वो आईएनजी पर एंड कर रही है, लेकिन वो वर्ब वाला काम नहीं कर रही है, वो नाउन वाला काम कर रही है, फंक्शन ऑफ अ नाउन। चलें, आपको शायद समझ में आ गई हो, हम एग्जांपल से मजीद समझते हैं। पेंटिंग इज अ गुड फन, पेंटिंग जो है एक बहुत अच्छा फन है। तो पेंटिंग यहां पर जेरंड है, मतलब नाउन के साथ आईएनजी है। आई लाइक पेंटिंग, मुझे पेंटिंग पसंद है, ठीक है, मुझे पेंटिंग करना नहीं, मुझे पेंटिंग पसंद है। अगर यहां पर पेंटिंग करना पसंद होता इस वर्ड का मीनिंग तो ये जेरंड होता, सॉरी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होता। अभी ये जेरंड है। तो माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, पेंटिंग करना मेरा मशगला नहीं है, पेंटिंग जो है वो मेरा मशगला है, वो भी पसंदीदा मशगला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी कि नाउन के साथ आईएनजी को जेरंड कहते हैं और फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इन दीज सेंटेंसेस पेंटिंग डज नॉट वर्क, डज द वर्क ऑफ अ नाउन, नॉट वर्क लाइक अ वर्ब फॉर्मिंग द सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। तो वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है यहां पर पेंटिंग, ना कि एक फॉर्म ऑफ वर्ब की तरह। बोर्ड में कंडीशनल टाइप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि कंडीशनल टाइप 3 लिखी हुई है, ये ऐसी कंडीशन होती है जिसको फुलफिल नहीं किया जा सकता, अनफुलफिल्ड उसने लिखा हुआ है। कंडीशनल ऑफ दिस टाइप से समथिंग डिड नॉट हैपन बिकॉज अ सर्टेन कंडीशन वाज नॉट फुलफिल्ड। मैं घर गया ही नहीं तो मैं बिरयानी कैसे खाता? तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है
हैड वी पेड हीड टू हिज वार्निंग्स, कायदे आजम की बात हो रही है, कायदे आजम का चैप्टर था तो कायदे आजम की उन्होंने मिसाल दे दी टाइप 3 कंडीशनल में। बहुत आसान है, गौर से सुनिएगा। अगर हम सब ने क्या किया होता, कायदे आजम की नसीहतों पर अमल किया होता, तवज्जो, हीड जब भी आएगा तो इसका मतलब तवज्जो होता है, वी वुड नॉट हैव गॉट इंटेंगल्ड, फंसते ना हम लोग, इनटू पेरी परस्यूट्स, मुश्किलात में, दैट हैव ब्रॉट फोर्थ ओनली डिसयूनिटी डिसहार्मनी अमंग आवर रैंक्स, और ये डिसयूनिटी और डिसहार्मनी की वजह से हम लोग अलहदा हुए। अब ये देखें, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? क्योंकि हम लोगों ने तवज्जो नहीं दी कायदे आजम की नसीहत पर और हम डिसयूनिटी और डिसहार्मनी का शिकार है, तो ये अनफुलफिल्ड कंडीशन है। सो दिस वाज योर पेज नंबर 69 एंड योर ग्रामर इज वाइंड अप इन दिस सेक्शन ओनली। So we were on chapter 6, Qaid's Vision and Pakistan, and as you can see on your screen हमारा comprehension given है। तो comprehension तफ़हीम इबारत को कहते हैं, और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अगर आप देखें तो ये वो चैप्टर्स हैं जिसके अंदर से आपके एक या दो क्वेश्चन जो कि हमेशा पिछले 5 to 10 ईयर्स में आए हुए हैं, उसमें से ये है कि व्हाट वाज द कायद्स कॉन्सेप्ट ऑफ आवर नेशन, और एक ये वाला क्वेश्चन, हाउ कैन वी बिकम स्ट्रॉन्ग नेशन। सो दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड। आप इस लिहाज से इस वीडियो को काइंडली गौर से देखिएगा। हाउ मच कॉन्फिडेंस डिड कायदे आजम हैव इन हिज नेशन, द फर्स्ट क्वेश्चन। द कायद आजम मतलब कायदे आजम हैड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस इन हिज नेशन, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि कायदे आजम को बहुत ज़्यादा अपनी कौम के ऊपर हौसला था। If we talk about question number 2, what was the कायद्स concept of our nation? हमारे कायद का कौम का जो कायद का तस्वुर था कौम की तरफ, वो क्या था? The कायद्स concept of our nation was that we are one nation on the basis of religion and culture. हमारा जो कायद का तस्वुर था हमारी कौम के लिए वो ये था कि हमें एक कौम होना है, ठीक है जी, और एक कौम किसकी बुनियाद पर होना है? मजहब और सकाफत की बुनियाद पर, द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन व्यू ऑफ कायदे आजम, पाकिस्तान की जो नज़रिया है कायदे आजम के नज़रिए में क्या था, मतलब जो पाकिस्तान का नज़रिया है, फ़लसफ़ा है, वो कायदे आजम के नज़रिए में क्या था। So if we just see the ideology of Qaid Azam was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. कायद आज़म की जो नज़रिया था उसकी बुनियाद सिर्फ एक मरकज़ पर थी, एक सेंटर पॉइंट पर थी, पाइवट। वो क्या था? वो है मुस्लिम इत्तेहाद और कौम की तरह एक होना। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है जी, व्हाट कैन बी द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रेजेंट प्रॉब्लम्स। ये जो हमारी आज की मौजूदा मुश्किलात हैं इसका क्या जो है मुमकिना हल है। द पॉसिबल सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम्स इज दैट वी शुड नॉट फॉल प्रे टू फैटल डिजीजेस ऑफ डिसयूनिटी, डिसहार्मनी एंड डिसइंटीग्रेशन। जो मुमकिना हल है वो हमारी जो मुश्किलात है उसका मुमकिना हल क्या है? वो ये है कि हम सबको शिकार नहीं होना है। फैटल डिजीज़ मतलब ये जितनी भी मोहलिक ख़तरनाक बीमारियां हैं, जैसे कि हमारा इत्तेहाद ना होना, आपस में हम आहंगी ना होना, सालमियत ना होना। वी शुड पे हीड टू द कायद्स वार्निंग एंड एडवाइस। हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है कायदे आज़म ने जिससे हमें ख़बरदार किया है और कायदे आज़म की नसीहत के बारे में जो इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस है। So if we talk about the last question, how can we become a strong nation? हम लोग कैसे एक मजबूत कौम बन सकते हैं? कायदे आज़म के इस चैप्टर के अंदर उन्होंने हमें कैसे एक मजबूत कौम बनने का अमल दिया है। If you just can see that the answer 5 of this chapter, we can become a strong nation if we start to think beyond. बालातर सोचना पड़ेगा अपनी ज़ात से, अपने मुकामी से, लिंग्विस्टिक पर, एथनिक, मतलब जितने भी आपके मज़हबी और जो अखलाकियात हैं, सेक्टेरियन और प्रोविंशियल, मतलब जितने भी सूबाई शनाख्तें हैं उनको भूलना पड़ेगा, इनसे बालातर सोचना पड़ेगा, एंड प्रेजुडिसेस, इन सब को अगर आप
इनसे सबसे बालातर सोचना शुरू कर देंगे तो आप एक मजबूत कौम बन सकते हैं. सो वी वर टॉकिंग अबाउट 69 पेज नंबर एंड नाउ वी आर ऑन 70 पेज नंबर द यूनिट 6 द कायद्स रीजन इन पाकिस्तान. और अगर आप बात करें एक्सरसाइज ए की तो यहां पर लिखा हुआ है जी फाइंड द काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स इन द लेसन. अब एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होते क्या हैं. तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आप किसी मैनरिज्म की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको एडवर्ब इसी पेज पर इसी एक्सरसाइज में बताया कि एडवर्ब क्या होता है, अ वर्ड दैट एड इंफॉर्मेशन इन अ वर्ब. तो दैट इज एक्चुअली एडवर्ब. अब एडवर्ब ऑफ मैनर की एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यहां पे लिखा हुआ है जी क्लियरली. क्लियरली मीन्स स्विफ्टली एंड हार्डली. मतलब कोई भी चीज अगर इस जुमले को इस्तेमाल किया जा रहा हो और इस वर्ड को इस्तेमाल किया जा रहा हो कि यार वो क्लियरली लिख रहा है. अच्छा, लिखना वर्ब है और एडवर्ब क्लियरली वो साफ लिख रहा है. स्विफ्टली, हार्डली या हार्ड वर्क कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे मैनर्स हैं. एडवर्ब ऑफ प्लेस, अंडर द ट्रीज. ठीक है, ही वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, अंडर द बस, मतलब जगह को जाहिर किया जा रहा है. पाथ, रास्ता. फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, आफ्टर, टुडे, वक्त बताया जा रहा है कि यार मैं बाद में आऊंगा, मैं आ जाऊंगा. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बहुत अहम है और अक्सर बच्चों को नहीं आता और आपकी जो ग्रामर है टेक्स्ट बुक की उसके अंदर इसको एक्सप्लेन भी नहीं किया हुआ, तो आप इसको काइंडली गौर से देखिएगा कि डेली, ऑलवेज, वंस, ट्वाइस, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, बहुत से और ऐसे हैं जो फ्रीक्वेंसी को जाहिर करते हैं. ठीक है जी, एक बार, दो बार, रोजाना, हर रोज, हमेशा, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब एडवर्ब ऑफ डिग्री और फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क है? मच, मतलब बहुत ज्यादा, वेरी, बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली, शदीद, मतलब बहुत ज्यादा, एंटायरली. एंटायरली को भी हम मतलब मुकम्मल तौर पर या बहुत ज्यादा को कहेंगे. तो दीज वर द टाइप्स ऑफ एडवर्ब ऑफ डिग्रीज या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर. ये टाइप्स थी आपकी. लेट्स डिस्कस अबाउट दैट के राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग, मतलब इन्हीं टाइप्स को यूज करते हुए करेक्ट सीक्वेंस के अंदर आप जो है जुमले बनाए 5. So the first sentence is he was singing beautifully under the tree yesterday. अब देखें, अंडर यहां पर जगह को बताया जा रहा है, yesterday टाइम को बताया जा रहा है, beautifully जो है वो आपको बताया जा रहा है कि ये एक adverb of manner है. We waited for him impatiently outside the railway station yesterday. फिर टाइम को बताया जा रहा है और फिर आपकी जगह को बताया जा रहा है. impatiently मैनरिज्म को जाहिर करता है तो adverb of manner है. You can cross the road easily. ये मैनर है. हेयर टाइम है, सॉरी जगह है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर को कहते हैं. रश टाइम एंड प्लेस, तो ये सारी चीजें आपको बता रही हैं कि ये वक्त है क्योंकि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है. इट रेन्ड हैवीली, मैनर, हेयर, आपको बताया जा रहा है कि यहां पर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है. लास्ट नाइट, ये जो लास्ट नाइट है आपको बता रहा है कि मैं एडवर्ब ऑफ, यहां पर जो नाइट है एडवर्ब ऑफ टाइम है और लास्ट जो है यहां पर फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, लास्ट. तो हमने जुमले बना दिए और बता दिया कि यहाँ पर जितनी भी आपके जुमलों में ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं ये सब के सब एडवर्ब ऑफ टाइप्स हैं. इफ़ यू जस्ट आर नॉट क्लियर, जस्ट लेट मी नो. मैं इसको दोबारा से आपको लिंक एक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मजीद डिटेल में समझाया जाएगा. अगर आप लास्ट सेंटेंस देखें तो यहां पे लिखा हुआ है जी ही एक्सप्लेन्ड हिज केस इन द कोर्ट लास्ट टाइम. तो द कोर्ट लास्ट टाइम, ये सब की सब एडवर्ब टाइप्स को बताया जा रहा है. क्लियरली यहां पर एडवर्ब ऑफ मैनर है. द कोर्ट यहां पर जो है आपको बता रहा है कि मैं एक जगह हूं. लास्ट टाइम बताया जा रहा है मैं वक्त हूं. तो एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ मैनर इस जुमले में बताए गए हैं. तो हमारे यहां पर 5 जुमले खत्म हो गए. लिखा हुआ है जी मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स. मैंने आपको इन्फिनेटिव्स बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया था. तो ये सारे वर्ब हैं. वर्ब के साथ अगर आप टू का इस्तेमाल कर देंगे तो ये इन्फिनेटिव हो जाएंगे. ठीक है, उम्मीद है कि आपको इन्फिनेटिव लास्ट जो भी हमारी इसी वीडियो में थोड़ा सा पहले समझाया गया है
और डिस्क्रिप्शन में मैं बता देता हूँ कि फ़लान एक्सरसाइज फ़लान जो है उसकी मैं आपको डायरेक्ट जो है टाइमिंग बताता हूँ, तो काइंडली आप उस पर देख लीजिएगा कि इन्फिनेटिव क्या चीज़ है। तो मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ, अगर टू के साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगी होती है तो उसको आप इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसने कहा है कि जुमले बनाने हैं दर झेल वर्ब्स की फॉलोड बाय इन्फिनेटिव्स। सो यू कैन सी दैट के वर्ब हमारा सॉ है, आई सॉ हिम प्ले। प्रॉमिस्ड है, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प मी। वांटेड है, शी वांटेड टू स्टडी फर्दर। बिगैन है, इट बिगैन टू रेन हैवीली। आस्क्ड है, आई आस्क्ड हिम टू राइट अ लेटर। टोल्ड, ही टोल्ड मी टू गो टू द मस्जिद। डिसाइडेड, आई डिसाइडेड टू डू बिजनेस। अच्छा, सारे सेंटेंसेस तो हो गए, लेकिन यूज ऑफ इन्फिनेटिव इन सेंटेंसेस शायद आपको क्लियर नहीं हुआ। तो जो ये वर्ब्स थे, सो, प्रॉमिस, वांटेड, बिगैन, आस्क्ड, टोल्ड, डिसाइडेड, इनके साथ ये जो प्ले लगा हुआ है ये इन्फिनेटिव है। हेल्प लगा हुआ है ये इन्फिनेटिव है। स्टडी लगा हुआ है ये इन्फिनेटिव है। टू रेन ये इन्फिनेटिव है। टू राइट ये इन्फिनेटिव है। टू गो ये इन्फिनेटिव है। टू डू ये इन्फिनेटिव है। तो आपके लिए ये असाइनमेंट करना बहुत आसान हो गई है, क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो में शुरू में बताया हुआ है कि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का लगना भी आपका इन्फिनेटिव है, और अगर सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है तो फिर भी ये इन्फिनेटिव है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। So if you can see the exercise D, complete these phrases by adding gerunds and use them in sentences. मैं आपको बहुत क्लियरली बता चुका हूं कि इसी वीडियो में कि gerund क्या है। gerund होता है अगर आपका जो है ing लगा हो noun के साथ, तो ये phrases हैं। phrases होते हैं incomplete group of words which doesn't make any sense. Good at painting, painting gerund है, gerund को इस्तेमाल करते हुए मैंने phrase को complete कर दिया है। Sad at losing, accused इल्जाम लगाने को कहते हैं, of deceiving, tired of working। तो अब ये हमारे सामने चार जो थे ये phrases complete हो गए हैं, जैसा कि हमने gerunds को add कर लिया है इन चारों phrases के अंदर। Now these are completed and now we are going to use in the sentences. So as you can see on your screen, good at painting एक phrase है gerund को मिलाते हुए, और इसका जुमला है she is good at painting pictures. Accused of deceiving, he is accused of deceiving his wife. Sad at losing, जैसे कि ये भी आप देख सकते हैं, पहले ये एक sad at था, उसके साथ हमने gerund लगाया, और अब ये complete एक phrase है और उसका अब हम जुमला पढ़ रहे हैं। I am sad at losing this game. Tired of working, मतलब मैं थक चुका हूं काम से। I am tired of working so hard. तो ये आपके जुमले भी कंप्लीट हो गए और एक फ्रेज भी कंप्लीट हो गया, और हर फ्रेज के अंदर आप देख सकते हैं हमारा gerund भी है। एक्सरसाइज ई, कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस इसमें बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किए हैं। आप काइंडली इस वीडियो से पहले देख लीजिएगा। मतलब इस वीडियो के फर्स्ट 2 पार्ट्स के अंदर आपको कंडीशनल एक्सप्लेन किए गए हैं। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम। अगर तुमने सख्त मेहनत की होती, इसको कंडीशंस कहते हैं ना, मतलब कंडीशन लगा दी जाती है कि अगर तुमने सख्त मेहनत की होती, ये कंडीशन है, तो तुम्हें जो है इम्तिहानात में पास कर दिया जाता। इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प यू इन दिस मैटर। अगर तो तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारे इस मसले का हल निकाल सकता था। इफ आई हैड सीन आई वुड हैव मेट हिम। अगर मैंने उसको देखा होता तो मैं उससे मिल लेता। तो ये कंडीशंस होती हैं। इसको प्रूव करने के लिए इसको आप जो है डिपेंडेंट कर देते हैं। दिस सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन दिस सेंटेंस। राइट 10 sentences using past perfect tense। past perfect tense होता क्या है? सबसे पहली और बड़ी जबरदस्त बात यह है कि past perfect tense थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया जाता है past perfect tense के अंदर। past जो है वो had को जाहिर करता है, या जिस भी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक चीज हो ज्यादा चीज हो, उसके साथ had लगता है और वो perfect उसको शो करता है। past perfect हैड को शो करता है, और हैड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को भी कहते हैं। लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। द सन हैड राइजन। तो हैड तो इस्तेमाल हो रहा है जो कि पास्ट को जाहिर कर रहा है, और परफेक्ट के अंदर मैंने कहा था कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। राइज, रोज, राइजन। व्हेन वी रीच्ड होम,
He had never seen the sea before. Never तो छोड़े आप, seen जो है see, saw, seen. Seen is the third form of verb and had और seen का इस्तेमाल हो रहा है इस जुमले में, तो ये past perfect tense है. The patient had died before the doctor came. मर चुका था, ठीक है. Had died. Had is the helping verb which is showing that ये past perfect tense है, और जो died है वो third form of verb है. Nasir had already played. Had played. Had played. Played मतलब third form of verb. Had helping verb जो past perfect को जाहिर कर रहा है. Azra had not recovered. Recovered और had फिर बता रहे हैं कि मैं past perfect हूँ from illness yet. I had posted. I had posted. Had और posted बता रहे हैं कि मैं past perfect tense हूँ. The letters before you came. I had not seen this historical building before. मैंने नहीं देखी. ये नेगेटिव, ठीक है, मनफी जुमला है पर पास्ट परफेक्ट टेंस का, पॉजिटिव नहीं है. The villagers had caught the thief before the police came. As you can see के came अब आपको नजर आ रहा होगा, तो came, had caught मतलब had helping verb, caught, catch, caught थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जी caught, जिसकी वजह से ये इस्तेमाल हो रहा है. सेकेंड लास्ट जुमला है जी I had finished my work when he came. तो finished और had पास्ट परफेक्ट को जाहिर कर रहे हैं. He had already gone. Go, went, gone थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और had ये पास्ट परफेक्ट को जाहिर कर रही है. So let's talk about the page 71 and the unit 6, the Qaid region, Pakistan. राइटिंग स्किल्स एक्चुअली क्या होते हैं, मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियोस में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि देखें, अगर आप लोग कुछ भी सीखना चाहते हैं तो वी जस्ट गॉट 10 years ऑफ स्टडी. बिफोर 9th क्लास आपके लिए कोई 10 साल पढ़ाई होती है. अगर आप उसके अंदर इन छोटी छोटी और बेसिक चीज़ों को नहीं सीख सकते तो फिर आप इस क्लास और इस लेवल में भी वो चीज़ों को नहीं समझ सकते. लेकिन इफ़ योर गाइडेंस, इफ़ योर गाइडलाइनर, इफ़ योर जस्ट यू कैन जस्ट से कैन योर टीचर अगर आपको गाइड कर दे और आप अगर उस पर अमल कर लें तो आप यकीन माने आपके लिए ये जो राइटिंग स्किल्स हैं ये मुश्किल नहीं रहने वाले. तो राइटिंग स्किल्स के लिए सबसे बेहतरीन हल है आप 4 लाइंस वाली इंग्लिश की नोटबुक को परचेज करेंगे और लिखने की महारत को सीखेंगे. उसके बाद आपके जो ग्रास, रूट और स्काई लेटर्स हैं उनके बाद क्या होगा कि आप लोग बेसिक्स चीज़ों के दहाने में आ जाएंगे, मतलब दायरे में आ जाएंगे, सर्कल में आ जाएंगे. उसके बाद आप लोग ओन वर्डिंग्स को सीख सकते हैं और उसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपके टेंसेस का बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है. तो हमारे चैनल पर सब कुछ ग्रामर के मतलब मौजूद है. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट और आपको इंशाल्लाह आपकी राइटिंग स्किल्स में और ओन वर्डिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. सो लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज ए. राइट पैराग्राफ ऑन कायदे आज़म एज अ प्रोग्रेसिव एंड मॉडरेट डेमोक्रेट. आपने कायदे आज़म के बारे में पैराग्राफ लिखना है और आपने बताना है कि वो किस तरह उन्होंने प्रोग्रेस किया, मतलब तरक्की पाई, और मॉडरेट डेमोक्रेट भी बने, एक दरमियाना मतलब तवाज़न जो जमहूरी होते हैं वो बने. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कायदे आज़म के बारे में हमने पैराग्राफ लिखना है. तो कायदे आज़म जो थे एज अ प्रोग्रेसिव एंड मॉडरेट डेमोक्रेट, कायदे आज़म वॉज अ मॉडरेट एंड प्रोग्रेसिव डेमोक्रेट. मतलब ये 2 लाइंस अगर आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं कि कायदे आज़म एक एतदाल मतलब मुनसिफाना और जस्ट जो लोग बैलेंस के साथ चलना सीखते हैं और तरक्की पसंद थे, तो आप इसको किसी तरह भी लिख सकते हैं. मतलब देर आर 2 ways to write it. He gave religious freedom to the non-Muslims in Pakistan. आप जो थे आपने उनको उनके मजहब के मुताबिक आज़ाद रहने के लिए अपने राइट्स बनाए अपने मुल्क में, पाकिस्तान जैसे. और उसके बाद ही hated lingual, ethnic, sectarian और provincial identities and prejudices. आपने नस्ली, फ़िरका वराना, सूबाई शनाख्त और जितने भी तासुबात थे उनको
उनसे नफरत की, आपको पसंद ही नहीं था। आप जो थे, आप कहते थे ये जो लसानी हैं, ये जो मतलब इखलाकी डिफरेंसेस हैं, या ये जो नस्ली आपके फ़िरके हैं, या सूबाई फ़िरके हैं, या सूबाई शनाख्त जो रखते हैं, ये सब कुछ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नफ़रत करता हूँ इनसे। ही वॉन्टेड टू मेक पाकिस्तान अ वेलफेयर स्टेट। पाकिस्तान को आप ऐसी रियासत बनाना चाहते थे कि लोग आगे फलाह लें उससे, मतलब आप लोगों से सीखें, आप लोगों से फ़ायदा हो उन्हें। in which everyone would have equal rights to prosper irrespective of religion or creed। जो लोग हर आए और हर कोई इधर आए और मुनसिफाना हकूक मिले और वो खुशहाल या खुशी के साथ मुनसिफाना हकूक के साथ रहें और बगैर किसी लिहाज के, मज़हब के या उसके नस्ल के, उसके लिहाज के बगैर जिए आकर। उसके बाद लिखा हुआ है ही वॉन्टेड टू सी पाकिस्तान या प्रॉस्परस कंट्री। आप रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क देखना चाहते थे। ही वॉज इन फेवर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मेथड्स। वो बिल्कुल हमायत करते थे कि जदीद टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और तरीके भी आजमाने चाहिए। ही हैड मॉडरेट व्यूज ऑन थिंग्स एंड वॉज अगेंस्ट usurping the legitimate rights of others for their own motives। आप जो थे मुतदालाना ख्यालात रखते थे, मतलब मोतदिल जो होता है इंसान, और दूसरों के हकूक पर खुद गर्जियों से आप लोगों बिल्कुल ये बात समझ गए होंगे कि वो खुद गर्जी वाले हकूक से बिल्कुल भी बालातर से थे कि यार नहीं, आपने अगर अपने हकूक देखने हैं तो आप दूसरों के भी पहले हकूक देखें फिर अपने हकूक देखें। तो ये इनका पैराग्राफ था कायदे आज़म का, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो आवर एक्सरसाइज ए इज फिनिश हियर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन कायदे आज़म, आर नेशनल हीरो, हमारा कौमी हीरो, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग माइंड मैप। आपने पहले इंट्रोडक्शन देना है कि कायदे आज़म पैदा हुए 1900 मतलब 47 में तो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो पाकिस्तान कब पैदा हुए और पाकिस्तान ने जो है कायदे आज़म कब पैदा हुए और पाकिस्तान को कब आज़ादी मिली, ये इंट्रोडक्शन है। बर्थ एंड पेरेंटेज, उनके जो पैदाइश कब हुई और उनके जो वालिदैन उनका नाम क्या है, वो कब पैदा हुए। रिमेंबर्ड एज एन आइडियल, कायदे आज़म को एक मिसाल की तरह क्यों याद रखना चाहिए। स्कूलिंग कब थी, कहाँ से उन्होंने अर्ली एजुकेशन हासिल की। फिर सर्विसेज कैसे की लोगों की, मेन अचीवमेंट उनकी क्या थी, पर्सनैलिटी ट्राइट्स मतलब खसूसियात उनकी, शख्सियत की खसूसियात क्या थी, और कंक्लूजन क्या था। तो जैसे कि शुरू में मैंने इंट्रो में आपको बताया कि आपने कायदे आज़म के बारे में बताना है और कायदे आज़म जो हैं उन्होंने पाकिस्तान कब आज़ाद करवाया, उसके लिए क्या आइडियाज़ थे, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। सो आई बिलीव दैट कि अगर आपको ये माइंड मैप समझ में आ गया होगा तो यू कैन राइट इट बाय योर ओन सेल्फ, और मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स भी दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जस्ट कमेंट अस, इंशाल्लाह हम उस पर ज़रूर फ़ौरन रिस्पॉन्स करते हैं और आपको उसके बारे में हम समझाएंगे। सो पेज नंबर 72 है जी, आखिरी आपका पेज यूनिट 6 की एक्सरसाइज का, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। याद रखिएगा कभी भी आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आ सकती अगर आप एक दूसरे से इंग्लिश बोलना शुरू नहीं करते। So this is what I am just explaining you in these 6 exercises of class 9 chapters। आपने इंग्लिश बोलना शुरू करनी है और आपको फिर इंग्लिश आनी। So just try to speak English, talk in English, and just communicate others with English, negotiate in English. Whenever just you are alone, just try to speak English, just speak smaller and smaller sentences। जितने छोटे जुमले बोलना सीखेंगे उतने बड़े जुमले बोलना आएंगे। तो ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स के मैंने आपको जो है हेल्प आउट बता दिया है। तो अगर आप यहाँ से देखें जी, यंग मैन लिखा हुआ है, एक्सक्यूज मी, इज देयर अ सुपरमार्केट नियर हियर। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, छोटे छोटे जुमले जो आप सीख सकते हैं। तो एक नौजवान आदमी पूछते हैं, सर क्या यहाँ पर कोई नज़दीक सुपरमार्केट है। फिर पुलिसमैन आगे से जवाब देते हैं, येस देयर इज वन नियर हियर। यंग मैन, हाउ डू आई गेट देयर, कैसे मैं जाऊँ। तो अगर आपको उर्दू में पूछना है मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, तो आप कह सकते हैं हाउ डू आई गेट देयर, मैं कैसे वहाँ पर जा सकता हूँ। पुलिसमैन, एट द ट्रैफिक लाइट्स, जैसी ट्रैफिक लाइट्स आएंगी, टेक द फर्स्ट लेफ्ट, पहला जो है आप बाएं हाथ मुड़ना, गो स्ट्रेट ऑन और फिर सीधे जाते रहना, इट्स ऑन द लेफ्ट, फिर आपको आपके बाएं हाथ पे वो मिल जाएगी।
This is the way just you tell the other people, like if you are just telling them address. तो ये सबसे आसान तरीका है, आप छोटे छोटे जुमले सीखें. यंग मैन, इज इट्स फार, क्या वो दूर है सर? पुलिसमैन से कह रहे हैं. पुलिसमैन, नॉट रियली, नहीं ज़्यादा दूर नहीं है. यंग मैन, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, आपका शुक्रिया. पुलिसमैन, डोंट मेंशन इट, कोई ज़रूरत नहीं है बताने की, कोई ज़रूरत नहीं है कहने की. सो दीज were the some exercises of unit 6. So we have here finished. So any query, कोई भी सवाल, कोई भी परेशानी, कोई भी एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करना है, जस्ट लेट मी नो. इंशाल्लाह हम आपको GS Academy यूट्यूब चैनल पर ज़रूर ये सब चीज़ें क्लियर करेंगे. वी आर हेयर फॉर यू एंड जस्ट लेट अस नो योर प्रॉब्लम्स. इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू हेल्प यू. अल्लाह हाफिज़. और इस यूनिट के साथ उम्मीद करता हूँ कि मैं नेक्स्ट यूनिट आपको एज सुन एज पॉसिबल डील भी करेंगे और इंशाल्लाह उसको एज सुन एज पॉसिबल एक्सप्लेन भी करेंगे. जस्ट डोंट गो अवे, सब्सक्राइब अस एंड बेल जो है आपका उसको मत भूलिएगा, बेल ज़रूर कीजिएगा. सब्सक्रिप्शन के साथ जो शो हो रही होती है उससे ये होता है कि जैसे इंग्लिश के लेक्चर्स आपको कोई भी न्यू चीज़ इंग्लिश में सिखानी होती है वो उस पर होती है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. मिलते हैं यूनिट 7 के साथ.